देखो भाई अपन बात करें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, किसके बारे में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जब अपन डिस्कस करे थे तो मैंने आपको उसके एबीसीडी पैरामीटर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने, कि बताया था कि जो एबीसीडी पैरामीटर्स, इवन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलो, सभी के लिए अपन जो एबीसीडी पैरामीटर्स के जो इक्वेशन लिखते हैं या ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं कि वी एस इक्वल्स टू व्हाट, ए टाइम्स ऑफ वी आर प्लस व्हाट, बी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम देते थे। सिमिलरली अपन लिखते थे किसको, आई एस इज इक्वल्स टू व्हाट, सी टाइम्स ऑफ वी आर प्लस व्हाट, डी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम देते थे। बात समझ में आ गई। इसको अपन क्या इक्वेशन नंबर 2 नाम देते थे, ऐसा लिखते थे अपन। सिमिलरली जब मैं इनको लिखना शुरू किया था तो उसको मैंने लिखा था क्या, वी एस, और इसको आई एस, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। और इसको मैंने बोला था आपको क्या, ये ए बी सी एंड डी, इस तरीके से मैं इनको लिखता था, ठीक है। और अपन यहाँ पे लिखते थे क्या, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। वी आर आई आर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैंने जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का आपको एबीसीडी पैरामीटर्स लिख दिए थे तो उस टाइम पे बस मैंने आपको बता दिया था बेसिकली क्या बताया था मैंने आपको, सिर्फ मैंने आपको बस इतना बताया था कि जो वी एस और जो आई एस अपन लिखते हैं इस तरीके से, तो उनको अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स लिखते हैं तो उनको अपन ने लिखा था क्या, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। दिस इज जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। देखिए मैं गामा इस तरीके से लिखता हूँ, कुछ लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, उसके बाद 1/जेड सी, ठीक है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। और ये आपके पास कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा, ठीक है। आप ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा, वैसा भी लिखा तो भी चलेगा, जैसा आपको सूट लग रहा है आप उस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो। तो देखिए जो मेरे पास एबीसीडी पैरामीटर्स बेसिकली आ रहे हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जो एबीसीडी पैरामीटर आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू व्हाट, जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1/जेड सी इंटू व्हाट, साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। सिमिलरली जो मेरे पास डी आ रहा है, डी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो देखिए अपन को यहाँ से एक बात पता चल रही है, एज क्या बोल रहा हूँ मैं, एज ए इज इक्वल टू डी देन द नेटवर्क इज व्हाट, सिमेट्रिकल। तो नेटवर्क कैसा आपके पास, सिमेट्रिकल नेटवर्क बेटा, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी, इट मींस व्हाट, इट इज सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। सिमिलरली एज ए डी माइनस बी सी, डिटरमिनेंट कैसा उसका 1, सो द नेटवर्क इज व्हाट, रेसिप्रोकल। नेटवर्क कैसा आपके पास, रेसिप्रोकल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से जो गामा आता है आपके पास, गामा को मैंने क्या लिखा था, गामा इज इक्वल टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ बीटा, ऐसा मैंने लिखा था, ठीक है। और गामा को मैंने क्या लिखा था आपको अगर याद आ रहा तो, मैंने गामा को लिखा था, गामा इज नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट ऑफ जेड इंटू व्हाट वाई, अंडर रूट ऑफ व्हाट, जेड इंटू वाई, ऐसा मैंने लिखा था आपको, ठीक है। ये क्या लिखा था मैंने, गामा लिखा था इस तरीके से, ठीक है बेटा, ऐसा मैंने लिखा था उसको। तो इसको देखिए जब अपन आगे डिस्कस किए थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि मैंने बताया था आपको, जब अपन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो अल्फा का वैल्यू 0 आता है। जब मैं डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं उस टाइम पे अल्फा का वैल्यू नॉन जीरो आता है, लेकिन बीटा का वैल्यू इन केस ऑफ द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज इन केस ऑफ द डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन, दोनों केस में बीटा का वैल्यू सेम आता है। और उसको मैंने लिखा था कि बीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू व्हाट, रूट एल इनटू सी, ऐसा आता है। ये मैंने सब चीजें आपको इसके पहले समझा रखी है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीजें मैंने आपको इसके पहले बताई थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स है ना उनको क्या ना, एक्चुअली देखा जाए ना, दिस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा जेड से इनटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ये सब चीजें जो दे रखे हैं, दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर द एग्जैक्ट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कैसे पैरामीटर्स, एग्जैक्ट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है। अगर उनको मुझे सपोज वाई पैरामीटर, जेड मतलब वाई और जेड इसके टर्म्स में अगर मुझे उनको पता करना होगा तो उनको कैसे पता करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सपोज मुझे उनको उनके टर्म्स में अगर पता करना है तो उनको कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखिए अगर अपने पास साइन थीटा या कॉस थीटा की अगर आप बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे उसको साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ। सपोज अगर मैं साइन एक्स की अगर सीरीज देखूं या कॉस एक्स की अगर सीरीज देखूं तो देखिए कैसे अपन पता करते हैं उसको। आपको अगर याद आ रहा तो देखिए अपन साइन एक्स का जो सीरीज पता करते हैं उसको कैसे पता करते हैं, टेलर सीरीज से पता करते हैं। किससे, टेलर सीरीज से। तो टेलर सीरीज बेसिकली क्या होता है, सपोज अगर मैं बात करूं तो टेलर सीरीज बेसिकली देखिए क्या होता है, टेलर सीरीज बोल रहा हूं मैं, टेलर हाँ सीरीज, ठीक है। मेरे पास कोई एक फंक्शन है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। और टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसकी सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोलता है टेलर सीरीज, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस इसको क्या लिखते हैं अपन, एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू व्हाट, एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस इक्वल्स टू, इस तरीके से अपन टेलर सीरीज लिखते हैं। बात समझ में आ रही है आपको,
ठीक है। और ये जो बेसिकली बता रहा है ना अपन को कि अगर आप देखो कि इसको तो मतलब क्या बनेगा ना, ये एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, मतलब लेकिन एट एक्स इक्वल्स टू व्हाट ए बनेगा। सिमिलरली ये भी क्या बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू व्हाट ए, इस तरीके से बनने वाला है। बात समझ में आ रही। और मैं इसको क्या करने वाला हूँ ना, एक्स इक्वल्स टू व्हाट जीरो पे मैं इसको देखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ए का वैल्यू क्या बेसिकली जीरो है, और मतलब जो मैं एक्स के लिए देखूंगा तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसा जीरो है। ठीक है, उसके लिए जब मैं देखूंगा तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि साइन एक्स का जो मतलब सीरीज आता है कैसे आता है। डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ठीक है आपको अगर ज्यादा मतलब अगर समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो देखो साइन ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ जीरो इक्वल्स टू व्हाट जीरो। एक्स माइनस मतलब एक्स एक्चुअल देखा जाए तो ए क्या मेरे पास जीरो है, तो ठीक है इसी को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख दूं तो एज ए इक्वल्स टू जीरो एट ए इक्वल्स टू जीरो। देखिए ये वाली जो सीरीज होगी कैसे आ जाएगी, दिस इज जीरो प्लस व्हाट एक्स इंटू व्हाट एफ डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट टू फैक्टोरियल इंटू व्हाट एफ डबल डैश ऑफ ए मतलब क्या जीरो, ए मतलब क्या जीरो प्लस एक्स क्यूब इंटू व्हाट एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो अपॉन व्हाट थ्री फैक्टोरियल प्लस माइनस इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखिए साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जीरो, सो दिस विल बी व्हाट साइन जीरो प्लस एक्स इंटू व्हाट साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस, कॉस में कॉस का वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन, सो दिस इज व्हाट वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर के जो टर्म्स आ जाएगा, अगर आप उसको और एक बार डेरिवेटिव लोगे कॉस का तो क्या आ जाएगा माइनस साइन इसमें जीरो पुट करोगे तो क्या बनेगा जीरो। ठीक है, प्लस तो आपको मिल जाएगा ये, आगे जाओगे तो इस तरीके से मिल जाएगा एक्स। उसके बाद देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा उसका पहला डेरिवेटिव। ठीक है, उसका अगर सेकंड डेरिवेटिव के लिए जाओगे तो आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन एक्स, उसका अगर थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा क्या, माइनस साइन का मतलब ये बन जाएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स, क्या बनेगा माइनस कॉस, और कॉस का वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस माइनस इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे ना वैसे अगर साइन जो होता है ना ऑड फंक्शन है उसके जो पावर्स में आएंगे सारी चीजें कैसे आते हैं, और ऑड में पावर आएंगे, तो दिस विल बी व्हाट एक्स माइनस व्हाट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस व्हाट एक्स रेज़ टू सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू नाइन डिवाइडेड बाय नाइन फैक्टोरियल प्लस माइनस इस तरीके से जा सकते हैं आप लोग। ये बन जाएगा किसकी, साइन एक्स की साइन एक्स की सीरीज आती है। जैसे मैंने साइन एक्स के लिए पता कर दी वैसे आप टेलर सीरीज यूज करके वैसे कॉस एक्स के लिए भी पता कर सकते, कोई जरूरी नहीं वैसे कि मतलब डायरेक्टली भी मैं लिख दूंगा तो भी मुझे लगता है कि आप लोग इसको जान लोगे। ठीक है, और आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो अभी से आपको सब चीजें आती है, ऐसे मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो डायरेक्टली कॉस का लेके चल रहा हूँ, किसका कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू सिक्स सॉरी एक्स रेज़ टू फोर प्लस व्हाट एक्स रेज़ टू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस एक्स रेज़ टू सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आते हैं साइन एक्स के और कॉस एक्स के सीरीज। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज मैंने बोला कि अगर मुझे पता करना है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, सिमिलरली मुझे पता करना है साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, तो उनके लिए मैं कैसे पता करूंगा, उनके लिए कैसे पता करेंगे। देखिए अगर मैं कॉस और साइन के लिए अगर देखो डेट टू और व्हाट हाइपरबोलिक के लिए, तो देखिए हाइपरबोलिक के लिए क्या नहीं, इसमें नेगेटिव वगैरह ऐसा कोई साइन वगैरह नहीं आता, डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, मैंने आपको बता दिया कैसे पता करते हो। साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल के लिए अगर मैं देखो तो दिस विल बी एक्स प्लस व्हाट एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस व्हाट एक्स का पावर सिक्स अपॉन व्हाट सिक्स फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए लिखूं तो लिखा जाएगा कॉस ऑफ व्हाट हाइपरबोलिक गामा एल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता है, इस तरीके से। अगर सपोज मैं एक्स का गामा एल का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो गामा एल जो है ना मेरे पास बेसिकली दिस इज नथिंग बट थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट गामा एल है, और गामा एल का वैल्यू गामा देखिए कई कई जगह पे ऐसा भी लिखते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, आपको ऐसा लिखना ऐसा लिखो ऐसा लिखना ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और गामा का वैल्यू बेसिकली क्या अपने पास गामा इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ जेड इनटू वाई। सर कैसे लिखा आपने, देखिए अरे बेटा मैं आपको यहाँ पे बताया हो, इसके वैल्यू भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। गामा क्या होता है आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ जेड इनटू वाई। उसका वैल्यू क्या होता है आपके पास, बेसिकली इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जेड इनटू वाई, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं देखिए अगर साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल के लिए अगर उसका वैल्यू लिखूं तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए मैं उसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई प्लस ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा बेटा क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है ना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो लेके चल रहा हूँ ना जेड इंटू वाई, ये जो जेड है ना बेसिकली आप चाहे तो उसको जेड टी लिख दो, जेड टी इज इक्वल टू जेड इंटू एल। सिमिलरली वाई टी जब लिखोगे तो वाई टी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज वाई इंटू एल, दिस इज व्हाट वाई इंटू एल, क्या है वाई इंटू एल है। ठीक है, अब मैं आगे इसमें जो यूज करूंगा डायरेक्टली मैं उसमें ऐसी चीज यूज कर रहा हूँ, जेड टू इंटू वाई टू ऐसा यूज करूंगा, सो दिस विल बी व्हाट जेड टी इंटू व्हाट वाई टी प्लस व्हाट अंडर रूट ऑफ जेड
टी इंटू वाट वाई टी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने आगे के टर्म्स लिखे नहीं। देखिए जब अगर आप आगे जाओगे ना तो उसमें जो हायर टर्म्स आएंगे ना उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका मतलब एक्चुअल जो आएगा ना जो मेन कोर टेक्स्ट होगा उसका आपको दो ही टर्म्स में एक्चुअली देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे जैसे हायर टर्म्स में जाओगे तो क्या है कि डेरिवेटिव जो मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उस केस में अगर आप देखोगे ये वाला जो एंगल आएगा उसको अगर आप उसके 6 के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 6 का फैक्टोरियल मतलब आप जानते हो कितना 720 के आसपास आ जाएगा। ठीक है 720 आ जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना बन जाएगा 30 120 120 320 360 360 मल्टीप्लाई बाय 2 720। ठीक है तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या इसके आगे के जैसे जैसे आप जाओगे ना तो उसके जो टर्म्स होंगे हायर ऑर्डर टर्म्स की वजह से जो क्वांटिटी आएगी बहुत छोटी आएगी, इसके लिए मैं इसको निकले करके चल रहा हूँ। ठीक है इस तरीके से अगर इसको देखें तो देखिए अपन उसके बारे में मतलब इसको अगर देखें तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैं एक बात भूल गया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है प्लीज मेक दिस करेक्शन। ठीक है इस तरीके से अगर आप इतना कर चुके हो तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। ठीक है तो इसको अगर देखें तो देखिए उसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एक्चुअली अंडर रूट ऑफ व्हाट जेड टी इंटू व्हाट वाई टी एक्चुअली। ठीक है सही जा रहे हैं अपन प्लस ये क्या बन जाएगा जेड टी इंटू व्हाट वाई टी और इसका क्या है क्यूब है, ये क्या बेसिकली उसका क्यूब है। ठीक है इस तरीके से है तो दिस डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा, 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है इस तरीके से आ जाएगा तो ये देखिए क्या आ जाएगा जेड टी इंटू वाई टी प्लस देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या जेड टी इंटू वाई टी। ठीक है बेसिकली ये क्या है ना अगर आप उसको थोड़ा सही से देखोगे ना तो ये ऐसा है और उसका क्यूब है बेसिकली, इसका क्या है क्यूब है तो इसका क्यूब है तो मतलब एक टर्म ऐसा भी आ जाएगा जेड टी इंटू वाट वाई टी ऐसा भी आ जाएगा। ठीक है और बेसिकली इसका पावर क्या है आपके पास, इसको अगर खोल के देखोगे ना आप इस टर्म को तो बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 3/2 बेसिकली, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज नथिंग बट 3/2 नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है इस तरीके से आ जाएगा डिवाइडेड बाय व्हाट 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है अगर मैं यहाँ से अगर सपोज अंडर रूट ऑफ जेड टी इंटू वाई टी को अगर सपोज मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस व्हाट अंडर रूट ऑफ वाई टी इंटू व्हाट जेड टी डिवाइडेड बाय व्हाट 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 इस तरीके से आएगा। तो देखिए भाई इस तरीके से अपन ने साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू पता करी। मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से अपन उसका वैल्यू पता किया भाई साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, क्या बोल रहा हूँ मैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा। ठीक है जैसे मैंने साइन का पता किया वैसे मैं कॉस का भी पता कर सकता हूँ। ठीक है तो कॉस का भी पता कर लेते, कैसे पता करेंगे भाई। ठीक है अगर मैं कॉस की वैल्यू पता करूँ तो देखिए बन जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई, क्योंकि गामा एल का वैल्यू अपने पास क्या है गामा एल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई, तो बन जाएगा आपके पास क्या जेड इंटू वाई। ठीक है इसका क्या है बेसिकली स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो क्या बन जाएगा आपके पास बेसिकली दिस विल बी व्हाट 1 प्लस वाई इंटू जेड का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास जेड इंटू वाई बनेगा, तो दिस इज जेड इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है तो आपके पास जो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल की वैल्यू आए बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 प्लस वाई जेड बाय 2। ठीक है और साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल की जो वैल्यू है आपके पास हाइपरबोलिक गामा एल दिस इज अंडर रूट ऑफ जेड इंटू इस तरीके से दिस इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड टी एक्चुअली जेड टी वाई टी ना यहाँ पे जेड टी वाई टी इस तरीके से डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा इस तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है इस तरीके से देखिए आपने जो अभी जो वहाँ पे जो एबीसीडी पैरामीटर्स लिखे हैं एबीसीडी पैरामीटर्स को देखो अपन कैसे लिख सकते हैं। जो वहाँ पे मैंने एबीसीडी पैरामीटर्स लिखे उसमें देखिए मैंने क्या 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 चेंज किया। बी को मैंने क्या लिखा, बी को जो मैंने लिखा बेटा इट इज रिटन एज एक्चुअली व्हाट जेड से इनटू व्हाट साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा जेड से इनटू व्हाट साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया। देखिए उसके पीछे जो एक्सप्रेशन है ना वो एक्चुअली उसका एक अलग एक्सप्रेशन है, मतलब इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं मेरे हिसाब से सब चीजें तो आपको डायरेक्टली उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछा जाता है कि एबीसीडी पैरामीटर डायरेक्टली ऐसे है और उनको यूज करके आपको VS IS के वैल्यूज पता करना है, ये सब चीजें बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप उसका डेरिवेशन भी देख सकते हो, कोई भी बुक यूज कर लो आप, चाहे तो विलियम स्टीवनसन की बुक यूज कर लो वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है तो बी का वैल्यू दिया आपको बी इज इक्वल टू व्हाट जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, सी इज इक्वल टू 1 बाय जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, डी इंटू व्हाट कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। देखिए मैंने कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल का वैल्यू यूज किया ना, जो डायरेक्टली उसी वैल्यू को डायरेक्टली मुझे कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल को डायरेक्टली मैं ए बोल रहा हूँ। ठीक है तो जो आपसे अपने जो वैल्यू पता करी है उसका वैल्यू क्या है आपके पास हाइपरबोलिक क्या कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, तो वो क्या है 1 प्लस वाई जेड बाय 2, सो 1 प्लस वाई इंटू व्हाट जेड टी इंटू वाई टी अपॉन 2। ठीक है सिमिलरली मैंने जो बी का वैल्यू पता किया बी इज इक्वल टू व्हाट जेड सी वन क्या लिखा उसमें जेड सी, तो जेड सी मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा मैंने अगर आप देखोगे तो देखिए जेड सी को क्या लिखा जाएगा, जेड सी का जो वैल्यू होता है जेड सी इज व्हाट अंडर रूट ऑफ जेड बाय वाई ऐसा लिखते हैं अपन लोग, याद आ रहा है आपको। ठीक है और टोटल लिख दो। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं भाई मैंने उसको लिख दिया, तो मैं अगर उसको उस फॉर्म में लिखूँ तो देखिए उस तरीके से लिखा जाएगा जेड टी अपन व्हाट वाई टी और इसका वैल्यू क्या आपके पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, इसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई इंटू 1 प्लस
जेड टी इंटू वाट वाई टी डिवाइडेड बाय 6, ऐसा अपने वहां पे उसको प्रूव किया है भाई, ठीक है, और अपने उसको पता भी किया है, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे ना तो देखो आपको वाई टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा रूट ऑफ जेड इंटू रूट जेड अंडर रूट जेड टी इंटू वाट रूट जेड टी, दिस इज व्हाट जेड टी इंटू 1 प्लस वाई टी इंटू वाट जेड टी डिवाइडेड बाय वाट 6 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा आपके पास क्या बी का वैल्यू, किसका वैल्यू हो जाएगा बी का वैल्यू। सिमिलरली आपके पास किसका वैल्यू मिल जाएगा जेड सी का वैल्यू, सी का वैल्यू मिल जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या पता चलेगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय जेड सी, जेड सी का वैल्यू क्या आपके पास, जेड सी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ व्हाट जेड बाय टी, जेड बाय वाई, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम वाई टी, दिस विल बिकम व्हाट जेड टी, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। बस मैंने क्या लिखा 1 बाय जेड टी को अगर मैं इसको अंदर डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा इसके, तो ये बन जाएगा आपके पास जेड बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली भैया इनटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल के वैल्यू अपन क्या लिखे, दिस इज अंडर रूट ऑफ जेड टी इंटू व्हाट अंडर रूट ऑफ वाई टी, ठीक है। इस तरीके से इंटू 1 प्लस वाई टी इंटू जेड टी अपॉन व्हाट 6, इस तरीके से लिखे, तो देखिए यहाँ से जेड टी कैंसिल, ये बन जाएगा सी सॉरी रूट वाई टी इंटू रूट वाई टी इज नथिंग बट वाई टी इंटू व्हाट 1 प्लस वाई टी इंटू व्हाट जेड टी डिवाइडेड बाय 6, इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास सी का वैल्यू, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर सी का वैल्यू पता चल जाएगा। सिमिलरली आपको डी का भी वैल्यू पता चल जाएगा, क्या किसका वैल्यू पता चल जाएगा, डी का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि डी का वैल्यू क्या आपके पास, डी इज इक्वल्स टू बेसिकली डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई टी इंटू जेड टी डिवाइडेड बाय व्हाट 2, ये आ जाएगा आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डी का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा भाई, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर डी का वैल्यू आ जाएगा। तो वहां पे मैंने जैसा लिखा है ना बस उनको यूज करके मुझे यहाँ पे पता करनी थी चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसी सब चीजों को जो मैंने वहां पे पता किया उनको अगर मैं सपोज वी एस और ए एस के फॉर्म में लिखूं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का जो मैट्रिक्स लिखते हैं अपन वी एस और ए एस आई एस, इसके फॉर्म में अगर लिखूं तो ये लिखा जाएगा आपके पास बेसिकली 1 प्लस वाई टी इंटू जेड टी डिवाइडेड बाय व्हाट 2, ठीक है। इस तरीके से this will be written this is a transmission line parameter a, this is z into what zt actually zt into 1 plus yt into zt upon 6, similarly this will be written as what yt into 1 plus yt into zt divided by what 6, and d parameter will be written as like a parameter 1 plus yt into zt divided by what 2, ये आ जाएगा आपके पास क्या ट्रांसमिशन पैरामीटर वी एस इंटू आई एस, और यहाँ पे आएगा आपके पास वी आर, ये आएगा आई आर, ये लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको लिखना था बेसिकली। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन, बस आपको क्या है ना चीजों को कोरिलेट करते आना चाहिए, और मैंने उसको किस तरीके से डिराइव किया ये बस, और मैंने दोनों के बीच में आपको एक्जैक्ट पैरामीटर और जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन जो क्या बोलते हैं कि एक्जैक्ट पैरामीटर और अप्रोक्सीमेट पैरामीटर दोनों में मैंने आपको क्या ना रिलेशन पता कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये देखना ये जो ना मैंने जो आपको यहाँ से मतलब ये जो पैरामीटर मैंने पता करके दिया आपको, कौन से पैरामीटर, ये जो पैरामीटर मैंने पता करके दिया ना इन टर्म्स ऑफ वाई इंटू जेड, कहाँ से पता करके दिया मैंने, उसके सीरीज से पता कर दिया। लेकिन मैंने इसमें क्या किया ना, इसमें मैंने हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, हायर ऑर्डर टर्म्स आर निग्लेक्टेड। अगर मैंने हायर ऑर्डर टर्म्स को अगर निग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर आपको अप्रोक्सीमेट से मिलेगा, अप्रोक्सीमेट मॉडल को या अप्रोक्सीमेट जो एबीसीडी पैरामीटर्स है उनको यूज करने के बाद मिलेगा, और जो आपको एग्जैक्ट पैरामीटर्स जो है जिनको यूज करने के उनको यूज करने के बाद जो मिलेगा, दोनों में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ऐसा बिग डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, एकदम छोटा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या, आपको जहां पे जरूरत होगी ना, अगर आप देखोगे कहीं पे कि जो आपके पास जो आंसर मिला है और जो आपको मतलब बाय यूजिंग जो अप्रोक्सीमेट मेथड यूजिंग जो आपको आंसर मिला है और बाय यूजिंग द एग्जैक्ट मेथड यूजिंग जो आंसर मिला है, दोनों में थोड़ा कहीं पे तफावत हो सकती है। वो इसके लिए हो सकती है क्योंकि जो अपन अप्रोक्सीमेट यूज कर रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेट में कुछ टर्म्स है कि जिसको अपन निग्लेक्ट करके चलते हैं, इसके लिए उसका अप्रोक्सीमेट बोला जाता है, और जो एक्चुअल जो एग्जैक्ट होता है उसमें अपन हर एक टर्म को कंसिडर करते हैं, उसका डेरिवेशन या उसका जो है पैरामीटर्स उनको पता करने के लिए। इसके लिए उसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी मतलब ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं कि उसमें मतलब आंसर इससे ज्यादा डिबेट हो सकता है। तो एग्जैक्ट से मिलेगा दैट इज मोर एंड मोर करेक्ट आंसर, और जो अप्रोक्सीमेट से मिलेगा दैट विल आल्सो बी द करेक्ट आंसर, बस थोड़ी सी मतलब उसमें तफावत सकती है, बाकी दोनों मतलब सही है आपके पास, ठीक है भाई। अब एक आध उसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और अपन जितना पढ़े पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए उसने क्या बोला क्वेश्चन में, एट नो लोड कंडीशन और 3 फेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, उसके अकॉर्डिंग देखो उसने क्या बोला है, एट नो लोड कंडीशन और 3 फेज 50 हर्ट्ज लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन लाइन, क्या बोल रहा है, लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन लाइन, मतलब समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि R इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर R G कैसे यूज कर लिया डायरेक्टली आपने, यहाँ पे सिंगल फेज मतलब कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, देखते आगे क्या बोला उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सब लॉसलेस है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो R इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाएगी तो उसमें G भी आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अपन लीकेज करंट जो होता है उसके इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस को कंसिडर किया जाता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करने के लिए अपन RLGC मॉडल यूज करते हैं। ये सब चीजें बेसिक लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हैज सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस
ऑफ 400 kV एंड 420 kV रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर वोल्टेज की लेवल ही अगर उसने दे दिया 400 kV और 420 kV, तो यही से आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट व्हाट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक ऐसा ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सर कैसे? देखिए बेटा, मैंने इसके पहले जब बेसिक पढ़ाया था ना ट्रांसमिशन लाइन का, दोस्तों मैंने आपको क्लासिफिकेशंस में पढ़ाया था कि जब आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जब भी अपन उसका ये करते हैं ना स्टडी, उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसकी जो वोल्टेज की ऑपरेटिंग वोल्टेज की कैपेसिटी ना लेस देन इक्वल टू 20 kV होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए बताया था STL ML, ठीक है, इसको बना दो STL, ठीक है। यहाँ जो MTL जो होता है ना, बेसिकली 20 kV से ज़्यादा वोल्टेज होती है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जिससे 200 kV तक होती है, ठीक है। और जो आपके पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है ना बेटा, ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है ग्रेटर देन 200 kV होती है। कैसे होती है? ग्रेटर देन 200 kV, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको बताया था उस टाइम पर, ठीक है। और इसका वोल्टेज डायरेक्टली कितना दे रखा है? 400 kV दे रखा है सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसा दे रखा है? 420 kV दे रखा है। तो देखिए यहाँ से एक बात और इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिल रही है, VS इक्वल्स टू व्हाट 400 kV एंड VR इक्वल्स टू व्हाट 420 kV। देखिए उसने क्या बोला है, सही से पढ़ना है स्टेटमेंट को। एट नो लोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। एट नो लोड बोल रहे हैं मतलब कि IR इक्वल्स टू 0, और IR इक्वल्स टू 0 तो देखिए अपन क्या पढ़ते हैं, VS और IS, उनके जो अपन ABCD पैरामीटर्स पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं अपन क्या, A टाइम्स ऑफ VS इक्वल्स टू A इंटू VR प्लस व्हाट B इंटू IR, सिमिलरली C टाइम्स ऑफ VR प्लस व्हाट D इंटू IR, ठीक है। और जब मैं एट नो लोड कंडीशन की बात करूं तो एट नो लोड पे क्या होगा आपके पास, IR इक्वल्स टू व्हाट 0, IR इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास VS इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VR, VS इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VR। ये कितनी, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें अपन को यहाँ से पता चल रही है। इसका मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से आपको ये बात पता चल रही है कि VS इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VR। और मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन RLGC मॉडल पढ़ते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं, उस टाइम पे मैंने बोला था कि उसमें जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होता है उसका आप बिल्कुल भी मतलब कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अगर अपन कैपेसिटेंस के इफेक्ट को अगर बेटा इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि कैपेसिटेंस को एट नो लोड कंडीशन पे उसका जो चार्जिंग करंट आएगा उसकी वजह से उसको तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर वो चार्जिंग करंट अगर एक एप्रिशिएबल अमाउंट में आ रही है तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा ना, चार्जिंग करंट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, दैट वोल्टेज ड्रॉप विल एड विद द व्हाट सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड इट विल कॉज द फेरेंटा इफेक्ट टू ऑकर एट नो लोड कंडीशन, ड्यू टू व्हिच द रिसीविंग एंड वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन व्हाट सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये सब चीजें मैं आपको इसके पहले बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। अगर इस तरीके की कंडीशंस आ रही तो मुझे एक बात बोलेगा आप लोग, इस कंडीशन में जो अपन को देखने के लिए मिल रहा है VS इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ VR, इसका मतलब ये अपन को ये बता रहा है VS का वैल्यू 400 kV एट नो लोड कंडीशन पे और VR का वैल्यू 420 kV है एट नो लोड कंडीशन पे। as VR is greater than what VS, इसका मतलब it is bit obvious that the sending end voltage is less than the receiving end voltage, it means Fahrenheit effect is occurring at no load condition, it is occurring at what no load condition। आगे देखते हैं उसने क्या पूछा अपन को क्वेश्चन में, जो पूछा होगा पहले उसको अपन पता कर लेंगे, फिर बाद में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। assuming the velocity of traveling wave to the velocity of light, ठीक है। देखिए velocity of traveling wave मतलब कि जो आपके पास वोल्टेज या करंट सिग्नल जो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जाने वाला है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ट्रैवलिंग वेव है, जब ये मतलब कि मीडियम के थ्रू जब पास होती हुई जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी, ट्रैवलिंग वेव की जो स्पीड होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट विल बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ऐसा मैंने बोला था। और वेलोसिटी ऑफ लाइट अपन कैसे लिखते थे, v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ l इनटू c, ऐसा लिखते थे, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट l से ऐसा वो बोल रहा है। देन दे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा उसके स्टडी करने की, अपन एकदम सिंपल पैरामीटर को अगर स्टडी करके भी देखे तो भी अपन उसको आसानी से पता कर लेंगे। देखिए कैसे, अपन को एक बात पता है भाई कि अपन को लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बोल रहा है, तो देखेंगे कि उसमें जो अपन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस या जो भी कोई एलिमेंट्स अपन यहाँ पे यूज करने वाले, वो एलिमेंट इस तरीके से होंगे कि उसमें लेंथ का इफेक्ट को अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता था कि जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जब अपन इनका स्टडी करते तो मैं आपको बताता था कि दीज आर द पैरामीटर व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, एंड ट्रांसमिशन लाइन एज इट इज वेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सो वी स्टडी इट डॉट नंबर ऑफ सेक्शंस में उसको अपन डिवाइड कर देते, उसके सारे सेक्शंस को एक साथ करने के लिए अपन उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते, फिर उस एंटायर लेंथ का रेजिस्टेंस, एंटायर लेंथ के कंडक्टेंस, एंटायर लेंथ के कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ये सब चीजें अपन को वहां पे देखने के लिए मिलती है। मतलब कि ये सब चीजों को अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है और बस अपन को क्या करना है, यहाँ पे उसको अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ट्रांसमिशन लाइन का ए पैरामीटर जो होता है उसको दो तरीके से मैं उसको इसके आंसर को पता कर सकता हूँ। एक जो पहला तरीका हो सकता है आपके पास, आप डायरेक्टली तो अप्रोक्सीमेट मॉडल को यूज कर लो, दूसरा हो सकता है कि आप डायरेक्टली एग्जैक्ट मॉडल को यूज कर लो, लेकिन जो करेक्ट आंसर आता है ना आपके पास हमेशा, दैट इज फ्रॉम व्हाट, एग्जैक्ट मॉडल। कहां से आएगा? एग्जैक्ट मॉडल। तो अगर मैं एग्जैक्ट मॉडल से अगर जाना चाहता हूं तो देखिए ए का जो वैल्यू आता है एग्जैक्ट मॉडल से ले, वो क्या आता है आपके पास, आपको अगर याद होगा तो देखिए VSIS ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर ऑफ व्हाट बाय यूजिंग एग्जैक्ट मॉडल, उनको अपन कैसे लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। क्या होता है? कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ZC इनटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। इस तरीके से होता है भैया। तो देखिए ए पैरामीटर को अपन ऐसा लिखते हैं, बी पैरामीटर को ऐसा लिखते हैं, सिमिलरली जो सी पैरामीटर उसको अपन ऐसा लिखते हैं 1 बाय ZC इज इक्वल टू साइन ऑफ
हाइपरबोलिक गामा एल, और डी पैरामीटर को अपन लिखते क्या, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, मुझे ए पैरामीटर की जरूरत है, ठीक है। तो मैं ए पैरामीटर के बारे में सोचूंगा। सो जो मेरे पास ए पैरामीटर आ रहा है, ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल आ रहा है, ठीक है। और गामा क्या होता है आपके पास, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, ऐसा होता है, ठीक है। गामा एल की बात चल रही है तो गामा एल इज इक्वल टू अल्फा प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ बीटा, और उसको एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस विल बी व्हाट अल्फा एल प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ बीटा एल, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ रही चीज मैं कैसे मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जे बीटा एल और इस तरीके से आया। देखिए उसने क्या बोला है, एक लाइन को पढ़ो, उसने यहीं पे बोल दिया कि दिस इज व्हाट लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अगर लॉस लेते तो उसमें आर इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0। देखिए अपन दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक पढ़ा था अपने लॉसलेस कंडीशन, दूसरा पढ़ा था अपने डिस्टॉर्शनलेस कंडीशन। लॉसलेस कंडीशन में अल्फा का वैल्यू कैसा होता है, 0। अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ से 0 हो चुका है, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो गामा एल आ जाएगा ना, गामा एल इक्वल टू बीटा एल, इस तरीके से आ जाएगा। और ये ऐसा आ रहा है तो एक का जो वैल्यू बनेगा आपके पास कॉस ऑफ बीटा एल, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, कॉस ऑफ बीटा एल बनेगा। देखो कितना आसान हो गया। और कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होती है, अरे यार इसमें क्या बड़ी बात है, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू अपन को तो पता है ना, बीटा इज इक्वल टू व्हाट गामा सॉरी अल्फा ओमेगा इनटू व्हाट रूट एल सी, और अपन बीटा एल यूज करें सो बीटा एल इक्वल टू व्हाट, बस बाकी कुछ भी नहीं, एकदम सीधा है भाई। कितना कितना एकदम क्लोज अपन को देखने के लिए मिल रहा है। सर ये रूट एल से को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/वी लिख दो उसको, क्यों, अगर अपन ऐसा लिख देंगे उसको ओमेगा अपन व्हाट वी इनटू व्हाट एल, तो इसमें क्या बड़ी बात है यार, ठीक है। ऐसा लिख देंगे अपन उसको रूट एल सी, ऐसा अगर अपन लिख देंगे उसको तो कैसे लिखा जाएगा फिर ये बीटा एल, क्यों, क्योंकि वी की जगह पर अगर मैं 1/√L से पुट कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा भैया, ठीक है। ऐसा ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ठीक है, चला जाएगा। बस वही तो अपन को यहाँ पे यूज करना था, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये तो समझ में आ गया आपको, कैलकुलेटर लगेगा मुझे, ठीक है। तो बस मुझे अभी उसके वैल्यूज पुट करने, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें तो यही से पता चल गया अपन को, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे पास अभी वैल्यूज आ चुके हैं। देखिए मैं कैसा लिखूंगा, वी एस इक्वल टू व्हाट ए टाइम्स ऑफ वी आर, इस तरीके से। तो मुझे ए पता करना है, ए इज इक्वल टू व्हाट कॉस ऑफ बीटा एल इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वी एस अपॉन व्हाट वी आर। वी एस का वैल्यू आपके पास 400, इसका वैल्यू आपके पास 420, ठीक है। तो आपके पास जो कॉस ऑफ बीटा एल की वैल्यू आ रही है आपके पास बेसिकली दिस इज इक्वल टू व्हाट 400 डिवाइडेड बाय 420। तो 400 डिवाइडेड बाय 420 यार आपके पास 0.9523 कितना आ रहा है, दिस इज 0.9523 इतना आ रहा है। तो यहाँ से मैं बीटा एल की वैल्यू पता कर लेता हूँ। सो बीटा एल की जो वैल्यू आ रही है आपके पास बेसिकली दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पॉइंट, ये आ रहा है 17.75। लेकिन एक इसमें भाई ये डिग्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियन में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बीटा को अपन ने कैसे यूज किया, रेडियन में यूज किया। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको क्या करते हैं, रेडियन में लेके आते हैं। सो दिस मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, डिवाइडेड बाय व्हाट 180 डिग्री। तो यार 0.3098, 0.3098 यार आपके पास बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, बीटा का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो फिर अपन को क्या करना है, फिर अभी अपन को क्या करना है, बीटा का वैल्यू पुट करना है। बीटा का वैल्यू अपने पास क्या है, बीटा का वैल्यू अपने पास ओमेगा इनटू एल डिवाइडेड बाय रूट एल सी, ठीक है। बीटा का रूट एल सी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्टली बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा एल का वैल्यू क्या है आपके पास, बीटा एल का वैल्यू क्या था आपके पास, ओमेगा इनटू व्हाट रूट इनटू एल सी, दिस इज इक्वल टू 0.3098, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, रूट एल सी को 1/v लिख दूँ। सो दिस विल बी ओमेगा इनटू एल डिवाइडेड बाय व्हाट v, दिस इज इक्वल टू 0.3098, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, L इज इक्वल्स टू v अपॉन ओमेगा इंटू 0.3098। तो v का वैल्यू क्या आपके पास बेसिकली 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 0.3098 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू क्या है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना उसने, 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज 100 पाई, ये क्या आपके पास 100 पाई के बराबर, ये क्या आपके पास 100 पाई, और ये बन जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखते हैं किसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखते हैं किसका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 100 पाई, ये आ रहा है 295.879 मीटर, 295.879.836 मीटर। किलोमीटर में पता कर लेते हैं, किलोमीटर में, क्योंकि इतनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है अपन उसका स्टडी किलोमीटर में करते हैं भाई। और मैंने आपको बताया था कैसे, अगर लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेस देन इक्वल्स टू 80 किलोमीटर तो उसको अपन बोलते हैं क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अगर हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं अपन, जब लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इन बिटवीन दिस टू फोर, ठीक है,
80 किलोमीटर, अगर इन दोनों के बीच में तो अपन उसको बोलते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हाँ ठीक है, एज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज ग्रेटर देन 240 किलोमीटर, एज इट इज ग्रेटर देन 240 किलोमीटर, ठीक है, ऑब्वियस है कि इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो दिस विल बी 295.879 किलोमीटर। देखो इतने लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन आपके पास आ रही है, ठीक है। तो जो उसने पूछा था अपन ने उसको तो बता दिया, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए मिल सकता है अपन को। बीटा का वैल्यू पूछ सकता था, बीटा का वैल्यू अगर डिग्री में पूछा होगा तो आप उसको इस तरीके से पता कर सकते हैं, रेडियन में पूछा तो आप उसको इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे सर ये रेडियन में कैसे आता है। देखिए बीटा का जो वैल्यू होता है बेसिकली, बीटा इज नथिंग वर्ड, बीटा होता है आपके पास रेडियन पर किलोमीटर, ऐसा लिखा जाता है उसको, ठीक है। कैसे बीटा के वैल्यू जो एक्चुअली आता है आपके पास, बीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन व्हाट लैम्बडा, इस तरीके से आता है, फेज कांस्टेंट अपन इसको बोलते हैं। 2 पाई क्या आपके पास, ये तो एंगल है बेटा, तो एंगल है तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज व्हाट इन किलोमीटर, सो आ जाएगा व्हाट किलोमीटर में। तो क्या बन जाएगा आपके पास, रेडियन इनटू व्हाट किलोमीटर, ये क्या बनेगा, रेडियन इनटू किलोमीटर बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर, क्या आ जाएगा किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा, क्या मिलेगा, रेडियन मिलेगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को मुझे एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय एल, सो दिस विल बी व्हाट बीटा इनटू एल, दिस विल बी व्हाट बीटा इनटू एल, और बीटा इनटू एल को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ, एंड इट विल व्हाट, इट विल बी इन डिग्री, इट विल बी व्हाट, इट विल बी इन रेडियन, जो भी कुछ उसने दिया होगा दैट विल व्हाट, इट विल बी लाइक दिस, सो दिस विल व्हाट इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ, इस तरीके से। कभी कभी आपको ये भी पूछेंगे हो कि बीटा मतलब ऐसा भी पूछेंगे हो, बीटा एल इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एल डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ऐसा पूछेगा कि लेंथ विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इन दोनों का रेशियो बताओ, लेंथ विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इन दोनों का रेशियो, तो क्या करेंगे, बीटा एल अपॉन व्हाट 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेवलेंथ, इसका रेशियो बताना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अपन ने पता कर लिया क्या था वहां से, 0.3098, क्या 0.3098, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 2 पाई, कर दो भाई, कुछ दिक्कत नहीं। मतलब जो भी पूछे, कैसा भी पूछे, किस भी तरीके की चीजें पूछे, आप आसानी से उसको पता कर सकते हो। जनरली मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई भी एग्जाम में जनरली जो बात चलती है ना, एट एंड ओवरलोड वगैरह इसकी बात चलती है, उसमें जनरली मैं बोलूँ कि ना इस कंडीशन को लेके चलती हूँ, R इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 0, G इक्वल्स टू 0, एक्चुअली कंडक्टेंस इक्वल्स टू 0, लॉसलेस कंडीशन की जनरली बात करें। देखते कि क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज, सबसे पहली बात 50 हर्ट्ज 400 केवी, देखिए वोल्टेज का लेवल ही डायरेक्टली बता रहा है कि अपन को कि कैसे भाई अपने पास इट इज ग्रेटर देन 200 केवी, क्या है 200 केवी से ज्यादा है, 20 केवी से अगर कम होगा तो उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ग्रेटर देन 20 केवी और लेस देन 200 केवी होगा तो लेस देन इक्वल टू 200 केवी होगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, एंड ग्रेटर देन 200 केवी होगा तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो यही से पता चला कि दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, एक्स सॉरी क्या है, ट्रांसमिशन लाइन, a 3 phase 50 hertz 400 kV transmission line is 300 kilometer, greater than 240 kilometer आ गया, मतलब obvious है कि this is what long transmission line, this is what long transmission line, greater than 200 kilometer, ठीक है। so this is long transmission line, बोल भी दो long line 300 kilometer long, ठीक है। line inductance is 1 millihenry per kilometer per phase, एक्चुअली आगे दिया उसने, एंड कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैरड पर किलोमीटर, तो दोनों कैसे दिए, पर फेज पर किलोमीटर दे रखे हैं, ठीक है। द लाइन इज अंडर ओपन सर्किट, लाइन कैसे आपके पास ओपन सर्किट है, इसका मतलब ओपन सर्किट कंडीशन पे, इसका मतलब कि IR का जो वैल्यू होगा आपके पास IR इक्वल्स टू 0, IR इक्वल्स टू 0 एट द रिसीविंग एंड, एंड द लाइन इज ओपन सर्किट एट द रिसीविंग एंड एंड एनर्जाइज्ड विद 400 केवी, मतलब क्या दे रखा है उसने, सप्लाई वोल्टेज दे रखी है, VS का वैल्यू दे रखा है, एट द सेंडिंग एंड, एट द व्हाट सेंडिंग एंड, then calculate the receiving end voltage, then what calculate the receiving end voltage, बस वही जो सॉल्व किया ना वही पूछ रहा है, बस यहाँ पे उसने VR का वैल्यू पूछा है, VS का वैल्यू दे रखा है, A का भी वैल्यू दे रखा है, A को बस अपन को समझ में आना चाहिए कि कैसे दे रखा है उसने। देखिए कैसे पूछा उसने, जो चीजें दे रखी है मैं लिख देता हूँ उनको, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, L इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, हटके उसके बाद उसने VS का वैल्यू जो दे रखा है दिस इज इक्वल टू 400 केवी, 400 केवी दे रखा है उसने, ठीक है। और अपन ने अभी जो लिखा उसमें से अपन ने क्या समझा, अपन ने समझा भाई कि जो VS का वैल्यू होता है VS इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ PR, इस तरीके से लिखा, और A को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ जी के लॉसलेस कंडीशन है भी, तो इसमें कुछ बोला क्या उसने, कैपेसिटेंस दे रखा, लाइन इंडक्टेंस दे रखी, कंडीशन दे रखी, उसने देखिए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपको लेके चलना पड़ेगा कि लॉसलेस कंडीशन है, ठीक है, क्या लेके चलना पड़ेगा, लॉसलेस कंडीशन, तो बन जाएगा कॉस ऑफ बीटा एल, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ बीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, ओमेगा इनटू व्हाट रूट L इंटू सी, और मैं L से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते इसका वैल्यू पता कर लेते हैं, और जैसे भी अपन को ये पता चल जाता है, जैसे भी अपन को ये पता चल जाता है, बस अपन को क्या करना, VS डिवाइडेड बाय A करना है, तो VR का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, VR का वैल्यू क्या आ जाएगा, VR का वैल्यू VR इक्वल्स टू VS अपॉन A, तो अपन को देखना होगा कि कॉस ऑफ, पहले मैं पता कर लेता हूँ बीटा का वैल्यू, बीटा L का वैल्यू पता कर दो,
बीटा इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू रूट एल सी इंटू व्हाट एल। ओमेगा का वैल्यू अपने पास 100 पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज, सो 2 पाई इंटू व्हाट 50 इज नथिंग बट 100 पाई इंटू रूट एल इंटू सी। एल का वैल्यू कितना आपके पास 1 मिली हेनरी पर किलोमीटर, सो दिस इज 10 का पावर -3 मिली हेनरी मतलब, और ये कैसे आपके पास 10 का पावर -8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी आपके पास 300 किलोमीटर, तो आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 का पावर -11 इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100 पाई मल्टीप्लाई बाय 300, ये रेडियन में आएगा, याद रखना, ये किस में आएगा, रेडियन में। दिस इज एक्चुअली इन रेडियन इक्वल्स टू 0.298 रेडियन। ये आपके पास क्या है, बिटाइल आया, क्या आया, बिटाइल आया। मैं इसको सॉल्व करने के लिए कॉस ऑफ बर्कली मेरे मैंने जो मोड सेट कर रखा है वो रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बिटाइल का वैल्यू डिग्री में देखते कितना आ रहा है, सो दिस विल बी व्हाट इन डिग्री, दिस विल बी 180 से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय पाई करो, दिस इज 17.076 डिग्री। डायरेक्टली ऐसा लिख दो ना, कोई जरूरत नहीं उसको इस तरीके से लिखने की। सो कॉस का वैल्यू अगर देखा जाए तो कॉस ऑफ 17.076 दिस इज इक्वल टू व्हाट ए, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.955 0.959 है, उसको मैं 6 के साथ अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। सो जो वी आर का वैल्यू आने वाला आपके पास वी आर इक्वल टू व्हाट वी एस अपॉन ए, तो वी एस का जो वैल्यू दे रखा है दिस इज 400 केवी डिवाइडेड बाय 0.956, तो ये आ जाएगा आपके पास वी आर, और ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट ग्रेटर देन वी एस, क्योंकि नो लोड कंडीशन है, तो करंट इफेक्ट तो देखने के लिए मिलने वाला है। सो दिस इज 400 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ रहा है आपके पास 418.44 418.45 केवी। तो अब देख सकते हैं कि आपके पास जो वी आर का वैल्यू आया भाई कितना आया 418.45 केवी इतना आया उसका वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है, अगर हम उसको अगर कुछ और दूसरे तरीके से भी जा सकते थे क्या, हाँ जा सकते थे ना, आप डायरेक्टली एग्जैक्ट पैरामीटर यूज करके, ये तो मैंने एग्जैक्ट से सॉल्व किया, आप उसको नॉर्मल जो पैरामीटर्स होते हैं अपने पास एबीसीडी पैरामीटर्स, उसको जो अपन वाई और जेड के टर्म्स में जो पता करते हैं उसको अप्रोक्सीमेट पैरामीटर्स, उस तरीके से भी जा सकते हैं आप। अगर उसको उस तरीके से जाना हो तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, a इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू जेड बाई 2, इस तरीके से 1 प्लस आर प्लस जे एक्सएल लिख लो, ठीक है, इंटू जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से कर दो। तो 1 आर का तो वैल्यू है नहीं है, आर तो 0 है, तो जे एक्सएल इंटू जे ओमेगा सी, हाँ लेकिन ये क्या है ना, इसमें लेंथ आएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी इंटू व्हाट एल स्क्वायर इंटू व्हाट एल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो बन जाएगा 1 माइनस 100 पाई का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल इंटू सी 10 का पावर -11, अपने देखा एल इंटू सी का वैल्यू 10 का पावर व्हाट -11 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू कितना आपके पास 300 किलोमीटर है, तो 300 का स्क्वायर जिसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखते हैं कि उसका वैल्यू इस तरीके से कितना आ रहा है, देखते हैं कि ए का वैल्यू देखना इसके आसपास ही आएगा, 0.956 के आसपास आएगा उसका वैल्यू देखना। तो ये जो आएगा आपके पास 100 पाई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -11 दिस डिवाइडेड बाय 2, यार 0.044 1 माइनस 0.0444, इसके वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1 माइनस दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 0.95586, मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो एग्जैक्टली उसके बराबर ही आ रहा है एक्चुअली, बस एक मतलब इधर भी उधर नहीं चीज, आप ये फॉर्मुलाइज करो वो फॉर्मुलाइज करो, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से जा सकते हैं। सो अगर मैं इसके वैल्यू पता करूँ तो देखिए क्या आएगा, अगर मैं वी आर का वैल्यू पता करूँ तो वी आर इक्वल टू व्हाट वी एस अपॉन ए, और वी एस का वैल्यू अपन को पता है 400 केवी, सो 400 डिवाइडेड बाय व्हाट दिस इज 0.9556, तो ये आ जाएगा आपके पास 418.45 केवी, ये आ जाएगा आपके पास वी आर का वैल्यू। आपको जो फॉर्मूला सही लगे जिस तरीके से आपको जाना है उस तरीके से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए भाई अपन डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो जो मैंने एग्जैक्ट पैरामीटर्स ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो पैरामीटर लिख के दिए थे, ठीक है, एग्जैक्ट पैरामीटर्स ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जो मैंने जो लिख के दिए थे आपको पैरामीटर क्या लिख के दिया था मैंने, ठीक है, मैंने आपको बोला था अपन वैसे जो नॉर्मल वी एस आई एस, ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर लिखते वैसे, हाँ ए इंटू व्हाट वी आर प्लस व्हाट बी इंटू आई आर, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला था, सिमिलरली जो हर एक बार अपन लिखते थे वैसे ही प्लस व्हाट डी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला था, ठीक है। और अपन उसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे थे तो ए पैरामीटर बी पैरामीटर के वैल्यूज में पुट करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने लिखा था क्या, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल
ठीक है, इसको मैंने लिखा था क्या, जेड सी इंटू व्हाट साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है, और इसको मैं लिख के दिया था 1/ZC इंटू व्हाट साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल, ठीक है, और इसको मैंने लिखा था कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल। इस तरीके से मैंने लिख के दी थी, चीजें आपको याद आ रही है, ठीक है, सब कुछ अपन ने इस तरीके से लिखा था। तो देखिए यहाँ से मुझे एक बात आपको बतानी है, बहुत सिंपल बात है, जो गामा एल है ना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो लेंथ है ना, एंटायर लेंथ और ट्रांसमिशन लाइन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटायर लेंथ और ट्रांसमिशन लाइन है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैंने बोला कि इस ट्रांसमिशन लाइन का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या वोल्टेज होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सेंडिंग एंड साइड से मैं जो भी वोल्टेज को सेंड करूंगा वो वाली वोल्टेज को मुझे ट्रांसमिशन लाइन की इस पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे अगर मैंने पूछ लिया, या इस मतलब कि इंस्टेंट मतलब क्या, उसकी जो टोटल लेंथ, उस लेंथ की किसी पॉइंट पे अगर मैंने पूछ लिया तो उस पॉइंट पे मुझे उसकी कितनी वोल्टेज मिलेगी, या मुझे अगर देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैं वाला डेरिवेशन आपके लिए करा दे रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली गामा इक्वल्स टू व्हाट एट एनी इंस्टेंट या एट एनी डिस्टेंस एक्स, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस के लिए मैं कंसीडर करने वाला हूं, गामा को मैं रिप्लेस करूंगा व्हाट, ये पूरी की पूरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, गामा एक्स, और आपको लिखना होगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, गामा एक्स, मैं गामा एक्स यूज करूंगा, ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन बेसिकली क्या लिखे, अपन लिखे कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एल ऐसा लिखे, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स ऐसा लिख सकता हूं मैं उसको, ठीक है। और देखिए आपको पता है, क्या पता है आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू ई का पावर थीटा प्लस व्हाट ई का पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसा अपन लिखते हैं। उसमें जे वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे जे वगैरह यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, एक्चुअली थीटा वगैरह जो भी कुछ यूज करते हैं अपन बाकी चीजें उसमें, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है, ई का पावर जे थीटा अपन लिखते हैं, ई का पावर जे थीटा को cos थीटा प्लस sin थीटा ऐसा कुछ लिखते हैं, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है सब चीज, ठीक है, हाइपरबोलिक इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखिए इसको अपन क्या लिखेंगे, cos ऑफ हाइपरबोलिक इक्वल्स टू व्हाट ई का पावर गामा एक्स प्लस व्हाट ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से लिखूंगा। सिमिलरली मैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स को क्या लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा ई का पावर गामा एक्स माइनस ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से लिखूंगा। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर मैं क्या करूंगा ना, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, उन इक्वेशंस में कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स और साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स इनके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो वी एक्स का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, वी एक्स इक्वल्स टू व्हाट ए टाइम्स ऑफ वी आर प्लस व्हाट बी टाइम्स ऑफ आई आर, इस तरीके से लिखूंगा। और बी मेरे पास क्या है, जेड से मल्टीप्लाई बाय कॉस साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं उसको उस तरीके से लिखूं तो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज नथिंग बट व्हाट कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स इंटू वी आर प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स, ठीक है, इंटू आई आर, ठीक है। जैसे मैं ए वी एस लिखने वाला, सिमिलरली मैं वी आर भी सॉरी आई एस भी लिखूंगा, ठीक है। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से, तो लिख दूं मैं उसको गामा एक्स प्लस व्हाट ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट वी आर, मल्टीप्लाई बाय व्हाट वी आर प्लस जेड सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस ई का पावर ई गामा एक्स माइनस ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इंटू आई आर, इंटू व्हाट आई आर, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अगर इसकी बात मैं करूंगा तो इसको लिखा जाएगा वी एस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, देखना इसमें ना हमें कुछ टर्म्स है जिनको मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, ठीक है। गामा एक्स को और गामा एक्स को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ई का पावर गामा एक्स इंटू व्हाट वी एस सॉरी वी आर बाय 2 प्लस ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू व्हाट वी आर अपॉन 2 अपॉन व्हाट 2 प्लस जेड सी इंटू ई का पावर गामा एक्स इंटू व्हाट आई आर अपॉन 2 माइनस ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू आई आर, ये जेड सी है इंटू जेड सी अपॉन व्हाट 2, इस तरीके से। तो देखिए आप देख सकते हो क्या, ये वाला जो टर्म है ना ई का पावर गामा एक्स वाला, और सिमिलरली ये वाला जो टर्म है ई का पावर गामा एक्स वाला, उनमें से मैं ई का पावर गामा एक्स को अगर कॉमन निकालूं तो बन जाएगा ई का पावर गामा एक्स प्लस वी आर प्लस आई आर इंटू जेड सी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ ई का पावर माइनस गामा एक्स को, सो ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वी आर माइनस आई आर इंटू जेड सी डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो बेटा देखिए उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ई का पावर गामा एक्स इक्वल्स टू व्हाट, इसको लिखा जाएगा वी एस, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ क्या, ये क्या मेरे पास 1 2, और इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। जैसे आपने वी एस के लिए लिखा, सिमिलरली अपन क्या करेंगे आई एस के लिए देखेंगे। तो देखिए आई एस के लिए कैसा लिखा जाएगा, आई एस के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा आपके पास बेसिकली दिस विल बी आई एस इक्वल्स टू व्हाट सी टाइम्स ऑफ वी आर प्लस व्हाट डी टाइम्स ऑफ आई आर, ठीक है। सी का वैल्यू क्या 1/z सी इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स को अपन क्या लिखेंगे,
ई का पावर गामा एक्स माइनस ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी आर प्लस डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा एक्स विच इज नथिंग बट व्हाट ई का पावर गामा एक्स प्लस व्हाट ई का पावर माइनस गामा एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट 2 इंटू व्हाट आई आर। ठीक है, इसमें जेडीसी वगैरह कुछ नहीं आएगा, याद रखना है सब चीजें। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको क्या लिखा जाएगा, ई का पावर गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2zc इंटू व्हाट वी आर माइनस ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू व्हाट वी आर डिवाइडेड बाय 2zc डिवाइडेड बाय 2zc। ठीक है, सिमिलरली इसको लिखा जाएगा आई आर इंटू ई का पावर गामा एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू व्हाट आई आर अपॉन व्हाट 2। तो देखिए ई का पावर गामा एक्स वाले जो टर्म्स है, ये वाला टर्म है, सिमिलरली ये वाला टर्म है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से ई का पावर गामा एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, बेसिकली यह जाएगा आपके पास वी आर अपॉन 2zc प्लस व्हाट आई आर अपॉन व्हाट 2 इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ई का पावर माइनस गामा एक्स की अगर बात करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, ई का पावर माइनस गामा एक्स बेसिकली दिस इज व्हाट आई आर बाय 2, ये क्या आएगा आई आर बाय 2 माइनस वी आर अपॉन 2zc अपॉन व्हाट 2zc, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या आई एस, ये क्या बन जाएगा आपके पास आई एस। अब देखना इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट बात, जो देखने लायक बात है ना, और इसको एक्सप्रेशन को मैंने 3 बोला तो इसको मैं 4 बोल देता हूँ। ठीक है, इसमें जो सबसे देखने लायक बात है ना, वो क्या बात है पता है, वो आपको पूछेगा कि मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन से जो आपने वोल्टेज जो करंट को सेंड किया ना वहां से, उसमें 2 कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सर 2 कंपोनेंट कैसे कैसे, देखिए आपको जो पहला कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है ना, इस कंपोनेंट में देखिए आपको क्या मिल रहा है, ई का पावर गामा एक्स देखने के लिए मिल रहा है, दूसरे कंपोनेंट में आपको मिल रहा है ई का पावर माइनस गामा एक्स ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो सर इसका मतलब क्या, ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो ई का पावर गामा एक्स वाला जो पॉजिटिव जो कंपोनेंट जो दिखा रहा है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। ठीक है, और ये वाला जो माइनस वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड को आप चाहे तो इंसिडेंट बोलते हो, वहां पे इंसिडेंट हो गया हो। ठीक है, मतलब इधर से जाकर उधर चला गया हो। ठीक है, ट्रांसमिटेड में देखिए उसको इंसिडेंट कंपोनेंट बोलेगा, क्या बोलेगा, इंसिडेंट ज्यादा करेक्ट वर्ड है उसको, इंसिडेंट कंपोनेंट। ठीक है, क्या लिखेगा उसको, इंसिडेंट कंपोनेंट, इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट। तो उसको मैं लिख रहा हूँ इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट, इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट। ठीक है, जैसा मैंने इसके लिए लिखा, किसके लिए, ये दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली नथिंग बट इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट। ये एंटायर जो है ना, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट। ये जो नेगेटिव वाला है ना, उसको अपन लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, नेगेटिव वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कंपोनेंट। रिफ्लेक्टेड को अपन बोलेंगे, सॉरी नेगेटिव वाले पार्ट को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कंपोनेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैंने वोल्टेज के लिए बताया, वैसे करंट के लिए भी उसमें 2 टर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ई का पावर प्लस गामा एक्स, ई का पावर माइनस गामा एक्स देखने के लिए मिल रहा है। तो जो माइनस होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये जो बनेगा आपके पास क्या, इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ करंट। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो उसको देख ले। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज दैट इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ सेंडिंग एंड करंट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है बेटा आपको। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, ठीक है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं किया ना अपन ने, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बिल्कुल ठीक है, ये सब सही लिखा है बेटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, मैं इसको मैं बोल देता हूं भाई, दिस इज नथिंग बट इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ करंट सेंडिंग एंड करंट, इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ सेंडिंग एंड करंट, इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट आई एस। और इसको मैं क्या बोल दूं, सेंडिंग एंड कंपोनेंट, सॉरी सेंडिंग नहीं, इसको बोल देता हूं रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। क्या बोल देता हूं मैं इसको, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। अब देखिए उसमें ना क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया तरीके से कैसा पूछेगा आपको, देखना बहुत बढ़िया बढ़ेगा, मतलब बहुत बढ़िया बनेगा। उसने क्या पूछा होगा आपको पता, क्या पूछेगा बेसिकली आपको, एट नो लोड पे पूछेगा ये सब चीजें। क्या पूछेगा, एट नो लोड पे, एट नो लोड पे बताओ कि मतलब कि ट्रांस इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज क्या आएगा, इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ सेंडिंग एंड करंट क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या आ जाएगा, ऐसा पूछेगा अपन को। कैसे बताओगे, कुछ भी नहीं, बस आईआर का वैल्यू यहाँ पे एट नो लोड पे क्या हो जाएगा भाई, देखो कितना आसान हो गया, आई आर इक्वल टू 0। अगर आई आर 0 हो गया तो आई एस के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूँ डिस्कस करना, तो आई एस इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 तो मतलब ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। देख लो कितना आसान होगा। सो दिस विल बी ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू वी आर अपॉन व्हाट 2zc। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस इज इंसिडेंट कंपोनेंट। ठीक है, अगर सपोज मैं बात करूँ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट की, तो आ जाएगा ई का पावर माइनस गामा एक्स इंटू, ये तो 0 हो गया, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम
माइनस में आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट वी आर बाय 2z, दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज का पूछा होगा तो वोल्टेज का भी आप बता सकते हैं भाई, कैसे देखो वोल्टेज का रिफ्लेक्टेड जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट होगा एट नो लोड पे, एट नो लोड क्या होगा, आई आर इक्वल टू 0। अगर आई आर इक्वल टू 0 एम्पियर होगा एट नो लोड पे, तो देखिए जो आपके पास इंसिडेंट कंपोनेंट आएगा ना, इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज, ठीक है, उसका देखिए कंपोनेंट क्या आने वाला है, दिस विल बी ई का पावर गामा एक्स, ई का पावर व्हाट गामा एक्स इंटू व्हाट वी आर बाई टू, इंटू व्हाट वी आर बाई टू। सर ऐसे कैसे, अरे बेटा आई आर 0 हो चुका है ना, अगर आई आर का वैल्यू 0 हो चुका तो मतलब कि इसमें सिर्फ वी आर प्लस 0/2, तो मतलब क्या वी आर बाई टू इंटू ई का पावर गामा एक्स। ठीक है, सिमिलरली इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ना, बेसिकली दिस विल बी 0 आई आर इंटू जेड सी बाई टू। तो जो आपके पास रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट बनेगा वोल्टेज का, वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कंपोनेंट। देखिए वो क्या बनने वाला है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट वी आर इंटू ई का पावर माइनस गामा एक्स अपॉन व्हाट 2, ये बनने वाला इस तरीके से। और ये बनेगा आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी इंसिडेंट कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ सेंडिंग एंड करंट। ठीक, तो ये पूरा का पूरा बहुत आसान है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। सर वो क्या पूछेगा, और देखो उसने गामा दे रखा होगा आपको, गामा कैसे दे रखा होगा, गामा इज इक्वल टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, हाँ गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड इंटू वाई। ठीक है, और अगर सपोज ने लॉसलेस बोल दिया तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एल इंटू सी ऐसा आ जाएगा, अरे ऐसा ही आएगा यार, ठीक है ना। हाँ सर तो ये गामा अगर ऐसा हो जाएगा तो सर नहीं, इसमें ओमेगा भी आएगा ना, तो जेड क्या आ जाएगा, जेड इज नथिंग बट व्हाट जे ओमेगा एल इंटू ये सी क्या आ जाएगा आपके पास, जो वाई आएगा दिस विल बी जे ओमेगा सी, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा इंटू व्हाट रूट एल सी, ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा बन गया है तो मतलब ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तो, समझ में आ रही बात मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कुछ दे रखा होगा, ठीक है, तो वहां से आप उसका वैल्यू पता कर सकते हो। बहुत मतलब बहुत आसान चीज है यार, बस तुम्हें क्या है ना, बस उनके साथ बस मतलब कि चीजों को मैनिपुलेट करते आना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर लिए तो मतलब आपका फायदा होगा फिर इसमें तो। ठीक है, इसके ऊपर अपन 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में इस चैप्टर को अपन वाइंड अप करेंगे बेटा। ठीक है।